लास्ट क्लास में ये चल रहा था, कोहेजन हो गया था। फंक्शनल कोहेजन, फंक्शनल कोहेजन लिख लिया था ना। दूसरा लिखो, सिक्वेंशियल कोहेजन। सिक्वेंशियल कोहेजन, देखो, a module is said to be देख, a module is said to be sequential cohesive if the sequential cohesive आपको ऐसे लिखना है, sequential cohesive if the elements of a module if a elements of a module of a sequence of a sequence of a sequence and where the and where the output from one element where the output from one element of the sequence is is input to the next sequence next का मतलब ये है, जैसे मान लो एक मॉड्यूल है M1, ठीक। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं और इस फंक्शंस में कुछ कोड लिखे हुए हैं, कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर ऑफ कोड। यहाँ पर ये कह रहा है कि सीक्वेंशियल कोहेजन में जो फंक्शंस है उस फंक्शन का इस सीक्वेंस में से जो एलिमेंट्स हैं, इसको कोड को एलिमेंट मान लो,
इसका आउटपुट बिकम द इनपुट ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या यहाँ पर कह रहा है कि एक सीक्वेंस का जो आउटपुट है वो दूसरे सीक्वेंस का क्या बन जाए। ऐसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू a प्लस 2, c इज इक्वल टू b प्लस 3। अब ये बताओ यहाँ पर क्या होगा। पहला सीक्वेंस जब एग्जीक्यूट होगा तो उसका आउटपुट क्या होगा कि a में 10 असाइंड हो जाएगा। उसका आउटपुट ये होगा कि a की वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर इसमें b इज इक्वल टू a प्लस 2, तो वो 10 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ का जो आउटपुट है वो यहाँ पर क्या बन जा रहा है। और इस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 प्लस 2 यानी 12 हो जाएगी। इसका जो आउटपुट है दैट बिकम द इनपुट ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। इस तरह की जब वर्किंग होती है तो उसको कहते हैं सीक्वेंशियल कोहेजन। तो दूसरे तरह से समझो, जैसे मान लो कि तुमने सपोज तुम सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, सैलरी कैलकुलेशन चल रहा है। वो मॉड्यूल में क्या हुआ, ने पहले तो सैलरी ले ली, एक वैल्यू मिल गई उसको सैलरी। अब उसकी जो अटेंडेंस है वो काउंट हुई। अटेंडेंस जब काउंट हुई तो उसकी कुछ एब्सेंट निकले, तो वो एब्सेंट सैलरी में से माइनस होगी कि नहीं। सैलरी को जब वो अटेंडेंस को जब काउंट करा जाएगा कि उसका जो आउटपुट है दैट बिकम द इनपुट टू द सैलरी कैलकुलेशन। ये चीज ऐसे ये भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि आपने कोई शॉपिंग करी, शॉपिंग में कूपन लगाते हैं ना, शॉपिंग कर ली, बिल बना 200 रुपए का, हमने उसमें 10 रुपए का कूपन लगा दिया। कूपन वाला जो है, कूपन को जैसे ही हम अवेल करेंगे, एक्टिव करेंगे, उसका 10 रुपए, उसका जो आउटपुट है 10 रुपए, वो बिकम द इनपुट ऑफ द बिल। बिल में वो 10 रुपए माइनस हो जाएगा, फिर हमारा जो आउटपुट आएगा वो 10 रुपए कम आएगा। ये चीज है, उसको कह रहा है यहाँ पर क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल। अभी समझ में आ गया कंफ्यूजन। नेक्स्ट लिखो, कम्युनिकेशनल कोहेजन। कम्युनिकेशनल कोहेजन communicational cohesion if all the functions of the module if all the functions of the module if all the functions of the module refer to the same data structure, refer to the same data structure, if all the functions of the module refers to the same data structure, then module is said to be communicational cohesive. Then module is said to be communicational cohesive. मॉड्यूल है कि ये फंक्शंस है, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन। मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है में कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। डेटा स्ट्रक्चर कोई यूज हो रहा है,
डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है, मान लो कि यहाँ पे कोई एरे यूज हो रहा है, ठीक है ना, और मान लो कि वो एरे है 10 वैल्यू का। एरे होता है, एरे तो इस तरह होता है, तो 10 वैल्यू का एरे एरे है, मतलब उस एरे में 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये जो एरे है ये डेटा स्ट्रक्चर है एक तरीके का, ठीक। तो दिस इज यूज्ड बाय F1, F2 एंड F3। मतलब ने यूनियन करा, यूनियन, मान लो कोई यूनियन है यहाँ पर, यूनियन आपने यूज करा, दैट यूनियन इज यूज्ड बाय F1, F2, F3। सेम डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय ऑल द फंक्शंस ऑफ अ सिंगल मॉड्यूल। अगर एक सिंगल मॉड्यूल के कई सारे फंक्शन और वो सभी फंक्शन सेम डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा कोहेजन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशनल कोहेजन। मॉड्यूल इज सेट टू बी कम्युनिकेशनल कोहेसिव। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट लिखो, प्रोसीजरल कोहेजन। प्रोसीजरल कोहेजन, प्रोसीजरल कोहेजन। if the set of functions, if the set of function follow certain step of sequence, follow certain step of sequence, certain steps of sequence, then module is said to be procedural cohesion. Then module is said to be procedural cohesion. देखो इसको समझो, क्या कह रहा है ये? मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल का एक फंक्शन, मान लेते हैं फंक्शन 1, 3, 4, 5। फंक्शन 1 क्या कर रहा है? फॉलो सेट ऑफ प्रोसीजर। मतलब तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि ये फंक्शन जो है जनरेट कर रहा है फी रिसीप्ट, फी रिसीप्ट जनरेट कर रहा है। अब देखो फी रिसीप्ट जनरेट करने में, बरोबर दिख तो रहा है, कॉपी में दिख रहा है, दिख रहा है तो दिख रहा होगा, के पास स्पेशल पावर है, तो देख ले। जनरेट, जैसे जनरेट फी रिसीप्ट, फी रिसीप्ट जनरेट करने के लिए फॉलो सेट ऑफ प्रोसीजर। क्या 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 चीजें चाहिए होंगी फी रिसीप्ट जनरेट करने में? पेमेंट डिटेल, डेट, मोड ऑफ पेमेंट एंड सो ऑन।
हमने कहा कि ऐसा है कि एक तो पेमेंट डिटेल, ये सब तुम्हें रियल लाइफ के एग्जांपल है सॉफ्टवेयर के डायरेक्ट, ताकि तुम्हें समझने में आसान हो। पेमेंट डिटेल ले लेंगे, फिर डेट ऑफ पेमेंट ले लेंगे, अमाउंट ले लेंगे, ठीक है। मोड, किस मोड में पेमेंट हो रहा है, ऑनलाइन है, कैश है, डिमांड ड्राफ्ट है, चेक है। जब इतनी चीजें मिल जाएंगी फिर रिसीप्ट जनरेट हो जाएगी, लेकिन इनमें से कुछ एक भी नहीं मिलेगा तो फिर रिसीप्ट जनरेट नहीं होगी। तो क्या मतलब एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। जब हमारा मॉड्यूल एक प्रोसीजर को, उसके जो फंक्शंस है मॉड्यूल के, किसी प्रोसीजर को फॉलो करें, जब उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो स्टेप वाइज फॉलो करेंगे, प्रोसीजर फॉलो होने के बाद फाइनल हमारा वर्क हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फी जनरेशन, रिसीप्ट जनरेशन है, जैसे बिल जनरेशन है, बिल बिल जनरेट करना है, तो बिल जनरेट करने वाले मॉड्यूल का फंक्शन होगा बिल को जनरेट कर देना। लेकिन बिल जनरेट कैसे होगा, जब उसको प्रोडक्ट पता चलेगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी पता चलेगी, प्रोडक्ट का प्राइस पता चलेगा, उस पर डिस्काउंट पता चलेगा, इतनी चीजें पता चल जाएंगी, बिल जनरेट हो जाएगा। खाली प्रोडक्ट का नाम देकर बिल जनरेट करेंगे तो नहीं होगा, ये अभी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, क्लियर है। तो इसको हम कहेंगे प्रोसीजरल कोहेजन, समझ में आया। नेक्स्ट लिखो टेम्पोरल कोहेजन। टेम्पोरल, टेम्परेरी से बना है टेम्पोरल। टेम्पोरल कोहेजन, देखो when all functions in module when when all functions execute in same time span, same time लिख लो बस, when all functions execute in same time, when all functions execute in the same time, then module is said to be temporal cohesion. Execute at same time. ऐसा अगर हो जाता है तो हम टेम्पोरल कोहेजन कहते हैं। तो कोई फंक्शन है कि कोई मॉड्यूल है, उसमें अगर एक फंक्शन 2 3 4 है और वो एक ही समय पे सब एग्जीक्यूट हो जाए, एक एक करके एग्जीक्यूट ना हो, सारे एक साथ एग्जीक्यूट। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने जैसे ऐसे करा कि लाइक आपके 3 4 5 6 7 8 फाइल्स खुली हुई, अगर सबको क्लोज करना है एक एक करके भी कर सकते, एक साथ भी कर सकते हैं क्या, राइट क्लिक करें उसमें लिख के आ जाए क्लोज ऑल, कर सकते हैं, ट्राई करना, कर सकते हैं, एक साथ बंद हो जाएगा। में लिखा रहता है क्लोज ऑल विंडोज, एक एक करके भी कर सकते हैं। जब क्लोज ऑल विंडो करेंगे तो वो सारा एग्जीक्यूशन एक साथ करेगा, ठीक है, क्या करेगा, सारा एग्जीक्यूशन एक साथ करेगा। चल रहा है, चल रहा है ना। तो सारा एग्जीक्यूशन ये क्या करेगा, एक साथ करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 5 फाइल्स खोल रखी है एमएस वर्ड की,
5 में से 3 को आपने सेव कर रखा है, 2 पे भी आप काम कर रहे हैं लेकिन सेव नहीं करा, भूल गए, लेकिन आपने पांचों को कह दिया है क्लोज ऑल। 5 में से 3 तो बंद होंगी, जब चौथी पर आएगा तो पूछेगा डू यू वांट टू क्लोज इट विदाउट सेविंग और यू वांट टू सेव इट, ये भी आएगा इससे। आप कहेंगे यस सेव और नो, नो करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, फिर पांचवी फाइल के लिए भी यही पूछेगा। ठीक है, कि इस तरह का जब काम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल। बट ये हम रेयर करते हैं, कभी कभी, हमेशा इसको नहीं करते। जनरली हम लोग एक एक करके ही सारी फाइल अलग अलग बंद करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स भी बंद। ठीक है ना। और टेम्पोरल कोहेजन में ऐसे भी देख लो, लाइक अगर हम लोग मोबाइल का एग्जांपल लें तो हम लोगों की ऐप कई सारी खुली रहती है, रिसेंट में देखते हैं सारी ऐप दिखाता है ना, तो सबको एक साथ बंद कर सकते हो, ये रहता है ना बटन क्लोज, क्लोज करोगे सारी एक साथ हो जाएंगे। लेकिन ये हम लोग रेयरली करते हैं, जनरली उसको खुली ही रहने देते, क्योंकि अगर हम फ्रिक्वेंटली स्विच कर रहे हैं तो बार बार जा करके उसको खोलना पड़ेगा, आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। फ्रिक्वेंटली जो एक्सेसिंग होता है रिसेंट डॉक्यूमेंट, तो ज़्यादा आसान बनता है, अपना ये खोल लिया, फिर व्हाट्सएप खोल लिया, फेसबुक खोल लिया, ऐसे करके हम स्विच करते रहते हैं। अदरवाइज क्लोज करना है तो एक बार क्लोज करेंगे तो सारा क्लोज। ठीक है, ये हो गया हमारा टेम्पोरल। फिर एक दो और बस, सेकेंड लॉजिकल कोहेजन। लॉजिकल कोहेजन, लॉजिकल कोहेजन। देखो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल परफॉर्म सिमिलर ऑपरेशन, if all modules sorry, if all elements of module perform similar operation, similar operation, then module is said to be logical cohesive या cohesion। का क्या मतलब है, मान लो ये कोई एक कह रहा है कि जब सारे एलिमेंट यानी कि सारे फंक्शन एक प्रकार के काम को करें, जैसे ये ओपन कर रहा है, ये भी ओपन कर रहा है, और ओपन का फंक्शन, या हम कह रहे हैं कि ये डाउनलोड कर रहा है, ये भी डाउनलोड कर रहा है, और ये एलिमेंट भी डाउनलोड कर रहा है। सारे किसी भी मॉड्यूल के जब सारे एलिमेंट्स एक ही फंक्शन को परफॉर्म करें, एक प्रकार के फंक्शन, वो कहलाता है हमारा लॉजिकल। ठीक है, बस टाइम जरूरी नहीं कि सेम रहे, सेम टाइम पे जरूरी नहीं है, हाँ डिफरेंट फंक्शंस हैं बट दे परफॉर्म सेम वर्क। जैसे यहाँ पर ओपन कर रहे हैं तो सारे ओपन कर रहे हैं। कम्युनिकेशनल में क्या लिखा था, नहीं 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 नहीं, वो क्या कर रहा था ना, वो एक सेम टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर, डेटा स्ट्रक्चर सेम यूज कर रहा था। हाँ, पर ऐसा नहीं कि ओपन एक फंक्शन है और उसको सब यूज कर रहा है, ये नहीं है। कह रहा है कि जो F1 है, ये ओपन, जैसे ऐसे मान लो
मकर संक्रांति आई, छत पे सब लोग चढ़ गए, सब पतंग उड़ा रहे हैं, घर से भी उस घर से भी उस घर, एक टाइप का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जैसे आप क्रिकेट मैदान में जाते हैं कभी कभी, बहुत सारे लोग ये ऐसे पिच बनी रहती है, ये भी बैटिंग कर रहे हैं, वो वाले भी, वो भी सब एक टाइप का ही काम कर रहे होते हैं। किसी में कोई फुटबॉल खेलने लगता है ना तो उसको मना कर देते हैं, यार क्रिकेट सब खेलने मगर एक टाइप का गेम खेलो। कोई गुल्ली डंडा खेलना शुरू कर दे, इधर वाला क्रिकेट खेलना तो लग जाएगी, मना कर देते हैं ना, ऐसा सब क्रिकेट है तो क्रिकेट ही क्रिकेट टाइप का खेलो। सिमिलर टाइप की जॉब जब करें परफॉर्म, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा, हमने अ, मान लो कि गूगल खोला, गूगल में हम एक मॉड्यूलर डाउनलोड था, तो डाउनलोड में हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि एमएस वर्ड के लिए कुछ डाउनलोड कर लें, एक्सेल के लिए कुछ डाउनलोड कर लें, वीडियो सॉफ्टवेयर के लिए कुछ डाउनलोड कर लें, यानी कि सारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, वो अलग अलग फंक्शंस हैं, बट सबके वर्क जो है वो एक टाइप के हो, तभी डाउनलोड पे लगा हुआ है। ये कह रहा है, समझ में आई बात? वो जो कम्युनिकेशनल में है, कॉमन टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा है। जैसे मान लो कि सैलरी कैलकुलेशन का डेटा स्ट्रक्चर है, सैलरी कैलकुलेशन का F1 भी यूज करेगा, सैलरी कैलकुलेशन F2 भी, और सैलरी कैलकुलेशन F3। यहाँ क्या है, ओपन कर रहे हैं, हो सकता है ये फाइल 1 ओपन कर रहा है, ये फाइल 2 ओपन कर रहा है, ये फाइल 3 ओपन कर रहा है, अभी बात समझ में? लेकिन काम सबका ओपन करना ही, सारे सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं एक ही काम कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। हाँ, ये ओपन कर रहा है फाइल 1 को, ये 2 को, ये 3 को। क्लियर है? ये चीज लॉजिकल हो गया, लिख लिया ना लॉजिकल? लास्ट लिखो को इंसिडेंटल कोहेजन, को इंसिडेंटल, को इंसिडेंटल कोहेजन। को इंसिडेंटल कोहेजन जो है, ये अपने आप में सबसे बैड टाइप का कोहेजन है, इज अ बैड टाइप ऑफ कोहेजन, मतलब तो यूज नहीं करा जाता है बेसिक। तुम्हारे बैग में, अभी तुम्हारा बैग जैसे चेक करें, चेक नहीं करेंगे, ऐसे चेक करें तो तुम्हारे बैग में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कॉपी निकलेगी, एक डेटा स्ट्रक्चर की, एक एसक्यूएल की, एक कोई कंप्यूटर की बुक, मतलब जो कॉपीज हैं, जो रजिस्टर्स हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू द कंप्यूटर्स। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बैग में से एक कॉपी निकल रही है हिस्ट्री और एक कॉपी निकल रही है आर्ट की, आओ पेंटिंग बनाना सीखें, और एक कॉपी निकल रही है दुनिया के सबसे बेहतरीन खाने बनाने के तरीके। ये अलग अलग हो गया, ऐसा बहुत रेयर ही होगा, ऐसा बहुत रेयर होगा। तो ये जो है, इसलिए इसको कहा जाता है बैड टाइप का, है ना? यहाँ यहाँ पे कैसा होगा, ऐसा ऐसा हो सकता है कि जैसे आप किसी शादी में गए खाना वाना खाने के लिए, वहां पर एक काउंटर लगा हुआ है प्लेसमेंट का, जॉब प्लेसमेंट, यहाँ पर कुछ बेरोजगार युवक भी आएंगे, उनको जॉब दे दे, तो कहाँ होना है? वहां तो खाने का ही सब स्टॉल लगा है ना? अच्छा, होता क्या है यहाँ पर भी देखो, जो आपका ये कोइंसिडेंटल कोहेजन है, जैसे दाल लगी है, मान लो दाल, खाने के स्टॉल पे दाल लगी, दाल के अगल बगल क्या होगा, सलाद होगी। अगर दाल के बगल में हम सलाद रख देंगे तो वही कोइंसिडेंटल होगा। अब बात समझ में आ रही? ठीक है ना? जैसे रोटी है, रोटी जहां रोटी बन रही होती है, बीच में बन रही होती है ना अक्सर, वहां चावल मिलता है क्या? वहां चावल का कॉम्बिनेशन नहीं है। अच्छा, जहां पे फ्रूट चाट है, फ्रूट चाट, तो फ्रूट चाट में उसने पपीता काटा, बगल में रसगुल्ला रखा हुआ है, ये क्या हो गया? को इंसिडेंटल। तो हम को इंसिडेंटल कहेंगे। किसी ने, कोई तुम्हारे घर पे आया,
उसने कहा पहले पानी पी लीजिए। बिस्किट बिस्किट आदमी रख देता है, बिस्किट है, गुड़ है, ऐसे रख देता है। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं, तुमने बिस्किट रखा और बिस्किट के साथ आधी रोटी रख दी घी लगा करके, पानी की जगह उसको आप जो है कुछ और ही दे रहे हैं। मतलब आप कह लीजिए, उसने कहा पानी दे दीजिए, आप उसको कॉफी दिए दे रहे हो, कह रहा पानी चाहिए। तो कोइंसिडेंटल का मतलब कोई भी चीज एक दूसरे से मेल ना खाए, ऐसा। यहाँ पर ये मॉड्यूल है। और ये एक जितने भी होंगे, ये ऑल दे आर लूजली कोहेसिव। लूजली कोहेसिव मतलब ये डिफरेंट काइंड के, जैसे मान लो कि आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग में यहाँ अंडरलाइन हो सकता है, बोल्ड इटैलिक हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हो आपका, ये मान लो फंक्शन है बोल्ड का, ठीक है, और ये वाला फंक्शन जो है वो है डाउनलोड का, और ये वाला फंक्शन है फॉर्मेट का, हार्ड डिस्क फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट हार्ड डिस्क। इसका कोई मेल नहीं है ना यहाँ पर। ये एक मॉड्यूल है, इसमें हार्ड डिस्क का फंक्शन, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने का फंक्शन है, डाउनलोडिंग करने का फंक्शन है, और बोल्ड फॉन्ट को बोल्ड करने का फंक्शन। मेल नहीं खा रहा है ये, बेमेल का चीज है, ठीक है, बेमेल का, तो हम कहते हैं कोइंसिडेंटल, ठीक है। लिख लिया है ना इसको। ये हो गया आपका कोहेजन, कोहेजन भी हो गया और कपलिंग भी हो गया, कोहेजन कपलिंग कंप्लीट। अब आप लोग का अच्छा, तुम लोगों को क्या कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो कर दो, क्या मारना वरना क्या, क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहा है। रसगुल्ला मतलब कोइंसिडेंटल कोहेजन। यहाँ ये कहो कोई क्वेश्चन पढ़ाई की बात करो, रसगुल्ला भी मांग रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद कहो पंचर कैसे बनेगा, फिर कहोगे ने कैसे खोदी जाती है ना। गजब गधे हो। इसी को कहते हैं, ये वाला जो क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा कोइंसिडेंटल कोहेजन का एग्जाम, ठीक है। चलो, अच्छा ये बताओ, डेटा फ्लो डायग्राम आता है ये, बताना है इसे। बताना है कि कितने लोग कह रहे हैं, ठीक है। देखो, फंक्शनल ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक, हेडिंग डालो एक, के अंदर हम लोग ये सब पढ़ेंगे। फंक्शनल ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक। के अंदर लिखो डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, डिसीजन टेबल, फ्लो चार्ट, सूडो कोड।
फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। अब पहला लिखो डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी। डेटा फ्लो डायग्राम, डिपिक्ट वर्किंग फ्लो ऑफ डेवलपिंग सिस्टम, डिपिक्ट वर्किंग फ्लो ऑफ डेवलपिंग डीएफडी प्रोवाइड overview of system or developing software। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर का मतलब है जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर को हम बना रहे हैं। देखो ये मेन हेडिंग क्या है, ये डिजाइन नहीं, इसके ये जो डीएफडी किसके अंडर में पड़ रहे हैं, ये है डिजाइन टेक्निक। ठीक, यानी कि हम लोगों ने एसडीएलसी पढ़ी। एसडीएलसी की पहली फेज क्या है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, दूसरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तीसरी सिस्टम एनालिसिस, चौथी डिजाइन। यहाँ पर है हम लोग, यानी जब सॉफ्टवेयर का डिजाइन, जो सॉफ्टवेयर कंपनी को बनाना है उसका डिजाइन जब बनाया जा रहा होगा तो इन टूल्स की जरूरत पड़ेगी। डेटा फ्लो डायग्राम, सूडो कोड, फ्लो चार्ट बनाने से, ठीक है ना। ये उस फेज में हम लोग डिजाइन में। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो डेटा फ्लो डायग्राम है इसका नाम ही है ऐसा डायग्राम जो फ्लो बताए, किस चीज का, सिस्टम का। ठीक है, ये फ्लो किस चीज का बताएगा कि कहां से इनपुट हो रहा है, कहां पर प्रोसेस हो रहा है और कहां पर आउटपुट निकल, क्या चीज इनपुट दे रहे हैं, कैसे प्रोसेस हो रहा है और क्या आउटपुट। इस पूरे फ्लो को बताने के लिए डेटा फ्लो डायग्राम यूज, जैसे मैप होता है ना किसी चीज का, मैप बना देते हैं, ऐसे एरो बना दिया, अब यहाँ जाके राइट, यहाँ पे ऐसे दो रास्ते मिलेंगे, ये रास्ता लेना है। मतलब जाना कैसे है, चलना कैसे है, फॉलो कैसे करना है, तो डेट उसको बताते हैं मैप के जरिए, नक्शे के जरिए। तो डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से इनपुट ले रहे हैं, कैसे प्रोसेस होगा और फिर उसके बाद उसका आउटपुट निकलेगा, इस पूरी सीक्वेंस को डायग्रामेटिक दिखाने के लिए हम डेटा फ्लो डायग्राम का यूज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डेटा फ्लो डायग्राम है ये क्या प्रोवाइड कराता है, इट प्रोवाइड द ओवरव्यू। ओवरव्यू की स्पेलिंग बहुत ज्यादा गलत दिख दी है, ठीक है, ये सही स्पेलिंग, क्या लिखा है पता नहीं, है ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है? क्या? हाँ सही है, बिल्कुल बता रहा, और बताओ। ओवरव्यू एक आइडिया देना, हाँ एक समरी, एक आइडिया देना कि हाँ ऐसा 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 होगा, ठीक है, तो हम ओवरव्यू बोलते हैं। ठीक, तो जो डेटा फ्लो डायग्राम है ये ओवरव्यू प्रोवाइड, क्योंकि ये एक डायग्राम, जाहिर सी बात है कि इसमें सिंबल्स होंगे,
अब लिखो सिंबल्स ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। नहीं, ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ है, वो सेकंड सेमेस्टर में दैट में नोट्स उसी से तुम कॉपी कर लेना। सिंबल्स which are used in data flow diagram. Symbols which are used in data flow diagram. Circle, square और rectangle. Arrow, open ended box. थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा ना पुरानी बातें। सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एरो, ओपन एंडेड बॉक्स। अब देखो सर्किल का यूज क्या है। नहीं, तो तुम स्टार्टिंग और वो बता रहे हो ना, वो फ्लो चार्ट में ओवल, वो ओवल सिंबल होता है, स्टार्टिंग और एंड बताता है, फ्लो चार्ट नहीं होता। कि कभी कभी ऐसे पढ़ते ही नहीं, सब मिलता हुआ चला आ रहा है। अच्छा ये होगा, हाँ ठीक है। तो सर्किल क्या डिनोट करेगा? प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस का मतलब है, जैसे मान लो सर्किल में यहाँ पे सबका लिख लेते हैं, ये शो करेगा इनपुट आउटपुट, एरो शो करेगा डेटा, डेटा का फ्लो लेफ्ट टू राइट, और ओपन एंडेड बॉक्स क्या शो करेगा? अरे वाह, याद है, शाबाश। बेस, नोटेड, हो गया। देखो जैसे प्रोसेस कह रहा है, मान लो कि हमने प्रोसेस हो रहा है कैलकुलेटिंग बिल, किसमें दिखा देंगे? प्रिंटिंग में दिखा देंगे, सर्किल में। ठीक है, ये चीज, जैसे मान लो कि हम कोई चीज डिटेल चेक कर रहे हैं, डिटेल चेक, ये भी प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो जो भी हमारे सिस्टम में जो प्रोसेसिंग होगी उसको हम किस में डिनोट कर देंगे? सर्किल में। ठीक है, और जो इनपुट आउटपुट है, पुट और आउटपुट, किसी भी सॉफ्टवेयर में, मान लो कि बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, तो बैंकिंग में जो इनपुट का डेटा हमें मिलेगा, किससे मिलेगा? कस्टमर से मिलेगा, कस्टमर से। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसमें कस्टमर लिख देते हैं, इसका मतलब या तो ये इनपुट है या तो ये आउटपुट, क्योंकि स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स इनपुट आउटपुट दोनों के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो या तो ये इनपुट है या तो ये आउटपुट। ठीक, लेकिन
अगर हम इस इनपुट बॉक्स और आउटपुट बॉक्स को पहचानें कैसे? एरो से, ठीक है। एरो का टेल जिस बॉक्स पे लगा होगा वो हमारा इनपुट बॉक्स होगा, और एरो का हेड जिस बॉक्स पे लगा होगा वो बॉक्स हमारा, यानी कि अगर हम ऐसा कर दें, इसका क्या मतलब होगा कि कस्टमर को आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे बना दें तो कस्टमर से इनपुट, समझ में आया? मान लो यहां पर हमने लिखा स्टूडेंट, का मतलब स्टूडेंट से इनपुट मिले, ठीक है ना। ओपन एंडेड बॉक्स हम यूज करते हैं किसके लिए? डेटाबेस। किसी भी सॉफ्टवेयर में डेटाबेस तो होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए बैंक के सॉफ्टवेयर में किस चीज का डेटाबेस होगा, बताओ? कस्टमर का डेटाबेस होगा कि नहीं? और स्टाफ का डेटाबेस होगा, और जो कैश है उसका डेटाबेस होगा। कब कैश आया, कौन लेकर आया, कितना लेकर आया, सब होता है ना। वहाँ बैंक में कैश आता भी रहता है और एटीएम के लिए कैश जाता भी रहता है, ठीक है। वो सब डेटा रहे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पर ऐसे दिखा दें, इसका क्या मतलब है? ये रिकॉर्ड किससे रिलेटेड? ये डेटाबेस फीस से रिलेटेड है ना। अगर हम यहाँ पर ऐसा दिखा दें, ये डेटाबेस किससे रिलेटेड है? बिल से रिलेटेड, ये स्टूडेंट से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि जो हमारा ओपन एंडेड बॉक्स है ये क्या डिनोट करता है? डेटा बेस रिकॉर्ड्स, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब देखो, डेटा फ्लो डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? क्या रूल होंगे कि कोई भी बॉक्स या कोई भी सिंबल को एम्प्टी नहीं रहेगा, यानी आपने खाली यूज कर दिया, बना हुआ डायग्राम लेकिन कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। जैसे होता नहीं, कोई बोर्ड लगाया खाली है, एड वाइड के लिए बोर्ड नहीं लगाते, तो बोर्ड लगा लेकिन खाली, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ कोई व्हाइट कलर कैसे लगा, तो कुछ ना कुछ उसमें कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट आपको मार्कशीट मिले तो ब्लैंक, अब कहेंगे अरे कोई तो मार्क्स चढ़ाओ इस पे, थोड़ा सा कुछ फेल पास कुछ लिखो, नेवर एम्प्टी। इनपुट बॉक्स से जब भी इनपुट निकलेगा तो प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। इनपुट बॉक्स हमेशा किससे कनेक्टेड रहेगा? प्रोसेसिंग बॉक्स, प्रोसेस से कनेक्टेड है। और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या निकलेगा? आउटपुट, वो आउटपुट बॉक्स से कनेक्टेड रहेगा। ये तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इनपुट बॉक्स और आउटपुट बॉक्स कनेक्टेड है डायरेक्टली, यानी इनपुट दिया और आउटपुट भी आ गया, बिना प्रोसेस के। बिना प्रोसेस के आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है ये? और ये जो एरो है, एरो के ऊपर कोई ना कोई हमारा डेटा उस पर रहना चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन लेकर के जा रहा है, ठीक है ना।
तो हमेशा देखो इसको, इसके लिए आपको करना ये है कि इनपुट वाले एरो पर आप हमेशा लिख दीजिए क्या, रिक्वेस्ट, और आउटपुट वाले एरो पे हमेशा आप क्या लिख दीजिए, इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे मान लो कि यहां पर सपोज मान लो स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट फॉर एडमिट कार्ड, प्रिंट एडमिट कार्ड। तो जो आउटपुट वाला एरो है, यानी कि जो बॉक्स से बाहर जा रहा है वो एरो पर जो उस पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन किस चीज की, बस यहां पर आपको लिखना है एडमिट कार्ड, या आप लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ एडमिट। अगर बिल जा रहा है तो इंफॉर्मेशन ऑफ बिल। अगर मान लीजिए पासपोर्ट प्रिंट हो रहा है तो इंफॉर्मेशन ऑफ पासपोर्ट। मान लीजिए पासबुक प्रिंट हो रही है, इंफॉर्मेशन फॉर पासबुक प्रिंटिंग। ऐसे जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस के बाद मिलेगी वो एरो पे होना चाहिए, इस प्रोसेस के बाद ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। मान लो कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो प्रिपेयर हो रहा है, तो हमने कहा प्रिपेयर ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड जाएगी, इंफॉर्मेशन ऑफ रियल। बात समझ में आई? तो एरो के ऊपर हमारा डेटा क्या फ्लो हो रहा है ये होना जरूरी है। ठीक, और क्या होगा कि एरो एक दूसरे को काटेंगे नहीं। डायग्राम चाहे आपका जितना बड़ा या छोटा बने, कभी भी एरो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, एरो नेवर क्रॉस ईच अदर। और एक इसमें रूल देखो, मान लो ये इनपुट बॉक्स है और ये डेटाबेस बॉक्स है, तो डेटाबेस बॉक्स नेवर कनेक्टेड टू इनपुट बॉक्स एंड आउटपुट बॉक्स। ठीक है, ये आउटपुट बॉक्स से भी कनेक्टेड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। डेटाबेस ऑलवेज कनेक्टेड टू द प्रोसेस, डेटाबेस ऑलवेज कनेक्टेड टू द प्रोसेस। तो मान लो ये डेटाबेस है और ये प्रोसेस, डेटाबेस ऑलवेज कनेक्टेड टू द प्रोसेस, डेटाबेस नेवर कनेक्टेड टू इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स। डेटाबेस कभी भी इनपुट आउटपुट बॉक्स से कनेक्टेड नहीं होगा, हमेशा किससे कनेक्टेड होगा, प्रोसेस। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रोसेस से कनेक्शन में क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए कि प्रोसेस है और ये डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस से या तो रिकॉर्ड को एक्सेस किया जाएगा और या तो डेटाबेस में रिकॉर्ड को सेव किया जाएगा, ये दो काम होगा। जैसे मान लो तुम्हारी फोटो है, अपने मोबाइल में खींच के रखी, अब तुम जब उसको ओपन करते हो तो क्या होता है, आप जब ओपन करते हैं तो गैलरी नामक डेटाबेस से आप फोटो एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक, डेटाबेस से जब एक्सेस करेंगे ओपन करने के लिए तो एरो ऊपर हो जाएगा, लेकिन आपने अगर उसमें कुछ एडिट करा, कुछ चेंज करा फोटो में, फिर आप सेव करते हैं ना, तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, डेटाबेस में। सेव इधर चला गया, यानी कि सेव जब करेंगे तो इधर चला जाएगा और ओपन करेंगे तो डेटाबेस टू प्रोसेस चला जाएगा। ठीक, अब इसको डेटा फ्लो डायग्राम की लैंग्वेज में ओपन करने को कहते हैं एक्सेस।
और सेव करने को कहते हैं अपडेट। अपडेट वाला जो एरो होगा वो हमेशा प्रोसेस टू डेटाबेस होगा, और एक्सेस करने वाला जो एरो होगा वो हमेशा डेटाबेस टू प्रोसेस होगा। ठीक, ये रूल है ये, यानी इसको अब हम ऐसे सही से लिख लेते हैं। डेटाबेस है, ये प्रोसेस है, एक्सेस, ये ऐसे होगा। ठीक है, प्रोसेस एंड डेटाबेस में बाइलैटरल रिलेशन होगा, एंड एक्सेस का जो एरो होगा इट ऑलवेज फ्रॉम डेटाबेस टू प्रोसेस, और अपडेट का जो एरो होगा दैट इज ऑलवेज फ्रॉम प्रोसेस टू डेटाबेस। क्लियर है ये? अब मान लीजिए कि हम बना रहे हैं और बनाते बनाते थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि किधर अपडेट था और किधर एक्सेस था। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ सोल्यूशन है, वो ये, तो ये प्रोसेस और ये डेटाबेस, तो हम एक एरो बनाएंगे डबल हेडेड, और यहाँ लिख देंगे एक्सेस, और या तो अपडेट हो रहा होगा या तो एक्सेस हो रहा होगा। तो ये हमारा ये भी सही है। ठीक है, समझ में आया? हो गया। बाकी एक डेटाबेस, सॉरी, डेटा फ्लो डायग्राम हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बनाएंगे, बना करके देख लेंगे फिर उसके बाद आगे। ठीक है, चलो दैट्स इट।